ओके फाइन। सो वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मैंने कहा कि जो वर्क डन करेगी बॉडी किसी भी अपनी पोजीशन को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, वो वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये एक बॉडी थी, इसको आपने फोर्स प्रोवाइड किया एफ। अभी तक के केस में इस बॉडी की वेलोसिटी अपन क्या ले रहे थे, जीरो, u इज इक्वल टू जीरो। बट अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, u, दिस इज u। मतलब ये बॉडी ऑलरेडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। आप मूव करते हुए बॉडी को अगर फोर्स दोगे और उस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑफ कोर्स देयर विल बी वर्क डन, एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ गई। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, s। नाउ द वेलोसिटी इज बिकम v, राइट। सो व्हाट इज द वर्क डन, दैट इज f into s is equals to change in kinetic energy, half mv square minus half mu square. This is what work energy theorem says. क्या स्टे करता है वर्क एनर्जी थ्योरम? इट स्टेट दैट वर्क डन टू मूव अ बॉडी थ्रू अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और शॉर्ट में कहो तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। सो वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट। एक बॉडी मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी से, दैट इज यू। आपने उस मूव करती करती बॉडी को क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज, v से सॉरी u से v, और उस बॉडी में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फोर्स लगा है तो देयर विल बी वर्क डन, एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक। दिस इज व्हाट वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स। इसको प्रूव करने का सेम कल का तरीका है जो हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन प्रूव किया है, उसमें जीरो की जगह आपको यू रख देना। आप देखना एंड में यही आ जाएगा। यू कैन सी, लेट्स डू इट, राइट। हमने शुरू कहां से किया था डेरिवेशन, एफ इज इक्वल टू एम, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या किया था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था, v ओके वो ओके फाइन, लाइट गोल हो गई थी, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, दिख रहा है। ओके फाइन फाइन फाइन। सो व्हाट आई एम सेइंग, या व्हाट आई वाज सेइंग, कि वही वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम इसका प्रूफ कर रहे थे, हम इसका प्रूफ कर रहे थे, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सेम वैसे जैसे कल किया था, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। फोर्स में रख दो इसमें तो f हो जाएगा आपका कितना, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो F इंटू S
is work done is equals to m v square minus u square upon 2s into s से s। देखो आपको दिखने लगा होगा यही फॉर्म। तो w कितना आ गया देखो, mv स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। प्रूफ? कोई दिक्कत नहीं? कल का सेम डेरिवेशन था, वहां पे u जीरो लेके चले थे, यहां पे u लेके चलोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो जाए। समझ में आया सबको? हाँ भैया। यस सर। ओके, किसी को ओके कोई इश्यू नहीं होगा, कल ही वाला सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लिखो लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम कैलकुलस से भी कर सकते, इसको कैलकुलस से भी करेंगे। इसका जो कैलकुलस वाला है वो आता है आपको एग्जाम में। हाँ पूछो बदर। आपने बोला था बॉडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, हाँ तो उसमें अपन डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे? जैसे अपनी फोर्स पर हम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वो मूव कर ही रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लोगे? जैसे ही u से वेलोसिटी v में चेंज होगी, उसके बीच का डिस्टेंस आप डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करोगे। बॉडी मूव कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे आप फोर्स लगाओगे, वो पॉइंट हो जाएगा a, और एक दूसरा पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी v, तो वो पॉइंट हो जाएगा b, और एक से b का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक, जिस डिस्टेंस के लिए बॉडी एक्सीलरेट करेगी वो डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लिखे वर्क एनर्जी थ्योरम। इट states that the work done by a force, the work done by a force on a body is equal to the change in kinetic energy is equal to the change in kinetic energy of the body. Of the body. ठीक, full stop। लिखो प्रूफ। रिपीट कर देंगे एक बार ना। is equal to the change in kinetic energy of the body। प्रूफ। और इसके नीचे 2 लाइन खींचो ऐसे, ठीक है? ये वाला डायग्राम बनाओ राइट हैंड साइड पे। बना लिया? कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is moving with the velocity u। सर फिर से बोल दीजिए एक बार। क्या नेटवर्क कट जाते हैं क्या? कंसिडर अ बॉडी of mass small m is moving with the velocity u, full stop। when force capital F is applied, mic किसका ऑन है? when force capital F is applied, comma
body accelerates through a small a, accelerates through small a, ठीक, full stop. ये वाला क्यों? therefore f is equals to ma. f is equals to ma. ठीक है. If the displacement is capital S, if the displacement is capital F, sorry, capital S, when the body, ना कॉमा आएगा ना कुछ, when the body reaches velocity small v, when the body reaches velocity small v, comma, using comma लगा के, using equation of motion, ये लिख लो, फिर ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, फिर यहाँ पे लिखना therefore, फोर्स हो जाएगा ये, लिख लिया यहाँ तक ऑनलाइन? Yes, sir. टिक गया भैया। Yes, sir. therefore work done by this force ये वाला स्टेप, और फिर लास्ट स्टेप ये लिख लेते, इसके नीचे लिख लेना W is equals to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. ये जो इस थ्योरम का स्टेटमेंट बोला था आपने शुरू में, एक बार फिर से बता हाँ दीजिए। बेटा, वो स्टेटमेंट छोड़ दो, भी बाद में लिख लेना, परेशान मत हो। एक बार बोल दीजिए भैया, सुनना है, लिख तो लिया। It states that the work done by a force on a body is equal to the change in kinetic energy of the body. ठीक Is है equal to the change. Okay. Okay. ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट सही से लिखा करो। चेंज इन के ही अगर स्टेटमेंट में लिखोगे तो आपके टीचर्स आप जानते हो। हाँ हाँ, पूछ। डायग्राम में फर्स्ट एरो फोर्स का है या फिर एक्सेलरेशन का है? क्या ये डायग्राम में जो एरो है वी के साइड में, यू के साइड में, sorry। ये वाला, ये फोर्स का है। देखो ये फोर्स लिखा था ना मैंने, अभी मिटाया, वो लिखा था पहले। लिखो कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। देखो कैलकुलस मेथड में सेम फिगर आएगा, सेम कंसीडरेशन आएगा, बस एक स्टेप चेंज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ mv dv
जो 0 से लेके v तक, तो अब वो कहां से कहां तक हो जाएगा? U से V तक। V. U से। अब पूरे का पूरा प्रूफ सेम, ठीक। इसके ऊपर तक का जो पार्ट है वो प्रूफ का बिल्कुल सेम, ठीक है। कंसीडरेशन भी सेम है, फिगर भी सेम है, जहां जहां रेस्ट लिखा है वहां वहां रेस्ट हटा देना। आई डोंट थिंक सो कि कैलकुलस मेथड में अपन ने कहीं भी रेस्ट वर्ड का यूज किया है, आप देख लो कहीं नहीं किया होगा। उसका कंसीडरेशन ही अपन ने इस तरीके से लिखा था कि वो अपन सेम यहां पे यूज कर सकते। चेक करो, है ना, नहीं लिखा, गुड। सो आप शुरू की 5-6 लाइन छोड़ दो, उसमें आपको पूरा वैसे ही लिखना है और आप इस वाले स्टेप पे आ जाओ। हाँ लिखते चलो। ये हो जाए क्या, v² अपॉन 2 लिमिट u से v। अब देखो लिमिट कैसे पुट करनी है। पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं, अपर, फिर माइनस करके कौन सी पुट करते हैं, लोअर। देखो m करो पुट अपर वाली, तो बन जाएगा v² अपॉन 2, फिर माइनस आएगा m, फिर लोअर पुट करो u² अपॉन, एक बार इसके ऊपर जो अपन ने लाइन लिखी थी वो बोल के बताना, इंटीग्रेशन वाली क्या लिखी थी, तो कैलकुलेट द, हाँ उसमें लिखा ना 0 to v, उसको क्या लिख लोगे, u to v। जहां जहां 0 है वहां वहां क्या आ जाएगा, u। भैया जो कल प्रूफ की थी उसके जैसा है ये। वो उसके, अभी मैं क्या कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं कि वही प्रूफ से तो उतारना है इसके पहले का पूरा। नहीं वही कंफ्यूज हो गए कि ये आपने कल वाला बोला कि आज वाला। नहीं 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 नहीं, सुन लो सुन लो सुन लो, फिर से सुन लो। कल जो अपन ने कैलकुलस का प्रूफ किया है काइनेटिक एनर्जी के लिए, वही कैलकुलस का प्रूफ पूरा उतारना है इस स्टेप पर। इस स्टेप के बाद आपको ये करना, कल जो काइनेटिक एनर्जी के लिए कैलकुलस का प्रूफ किया है वो उतारना है शुरू की 5 लाइन विथ कंसीडरेशन सेम। जहां जहां पे आप वहां पे 0 यूज कर रहे हो, वहां वहां पे आप यहां पे क्या यूज कर लोगे, u यूज कर, U. और यहां से तो फिर ये पूरा सेम ऐसा। देखो अच्छे से कर लेना ये, बिकॉज यही आएगा पेपर, ठीक है, यही आता है पेपर में, डिराइव वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। एंड 3 स्पेशल केसेस इसके आते हैं, वो अपन देख रहे हैं। हटा दो, लिखो स्पेशल केसेस। फर्स्ट लिखो, इफ work done by a force is 0, comma, there is no change in the speed of the body, in the speed of a particle or a body. देखो
मैंने कहा अगर W क्या है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला चेंज का इक्वेशन देखो, तो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, हो जाएगा। पिछला इक्वेशन देखो, स्पेशल केसेस पिछले इक्वेशन के पढ़ रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, अगर वर्क डन 0 ले लिया तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, माइनस में थे, साइड ट्रांसफर हुई, इक्वल। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v इज इक्वल टू, एग्जाम्पल देखो, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, राइट, if any body is doing the circular motion with a constant speed, it means work done by a body is 0. It means there is no change in the kinetic energy. There is no change in the kinetic energy. अगर वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्या, नहीं। सो एग्जांपल इज सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी इज डूइंग द सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू u है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। w इज इक्वल टू, इट मींस देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट केस, देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये लिखो, उसके बाद मैं लिखवा देता हूं आंसर। when the particle is moving in a circular path, नहीं सेकंड नहीं है, फर्स्ट का एग्जांपल है। if the particle is moving in a circular path with constant speed, comma, ये शुरू से एक बार how, when a particle moves in a circular path with constant speed, comma, then there is no change in the kinetic energy, then there is no change, सर कांस्टेंट स्पीड के बाद constant speed, comma, then there is no change in the kinetic energy, and hence according to work energy theorem, and hence according to work energy theorem, comma, work done on the body is zero. 0. ठीक है, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, केस ना, कौन सा वाला कनेक्ट था, राष्ट्र धर्म मेरे ये, अच्छा हुआ। आवाज आ रही है ना, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना, ओके आ रही हुई है। ओके गुड। सेकंड केस लिखो, if there is a decrease in the speed of the particle, if there is a decrease in the speed of the particle, comma, work done is negative, work done is negative,
ठीक है, अगर पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होती है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीमेंट आएगा। देयर इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस। एग्जांपल देखो, आप किसी भी, देखो देखो लिखना बात है, किसी भी सब्जेक्ट को या बॉडी को ऊपर की तरफ फेंको, ठीक, यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। आप कभी भी देखना, अगर आप बॉडी को फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, इसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, स्लो होने लगती है। आप एकदम से फेंकोगे, ऊपर तक जाते जाते स्लो होगी, और एंड पॉइंट पे पहुंच के क्या हो जाती है, जीरो। Zero. Zero. It means the speed of the particle decreases, right? इसलिए तो कहते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। बॉडी पे जो वर्क किया जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो कैसा है, नेगेटिव है। देखो हम उसको किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर v इज लेस देन u है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि फाइनल स्पीड कम है इनिशियल स्पीड से, स्पीड में क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। इस फॉर्मूले में रखोगे तो देखो ना, v अगर छोटा है, u अगर बड़ा है, तो ये किसमें आएगी वैल्यू, नेगेटिव। Negative. समझे, दिस इज द सेकेंड केस। लिखो W इज इक्वल टू हाफ m, ये वाला फॉर्मूला। F, ये तीनों स्टेप लिख लो। लिख लिए, हाँ सीधा सीधा, उसके बाद एग्जांपल लिखवा रहा हूं। भैया हाँ बेटा, अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना? पॉजिटिव आएगा, वो थर्ड केस का एग्जांपल है, अभी देखेंगे अपन। हाँ ठीक है, ओके, लिखो व्हेन अ पार्टिकल, हाँ एग्जांपल, व्हेन अ पार्टिकल is projected upwards, is projected upwards, then there is a decrease in the speed of the particle, there is a decrease in the speed of the particle, and consequently CONS, consequently मतलब as a result of, consequently the kinetic energy also decreases, the kinetic energy also decreases, comma, therefore work done is negative, therefore work done is negative। थर्ड तो सिंपल है, थर्ड केस तो नॉर्मल केस है। if there is increase in the velocity of the particle, और स्पीड लिख लो, जो कुछ लिखना हो, increase in the velocity of the particle या speed of the particle, comma, work done is positive। भैया आपने कल बोला था यहाँ पे स्पीड यूज करना है। हाँ स्पीड कर लो, वेलोसिटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन इज पॉजिटिव।
भैया ऑफ द पार्टिकल हाँ। की बात बोल दीजिए। बोल देना बेटा ऑफ द पार्टिकल की बात कोई। वर्क डन इज वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे ये उल्टा कर लो और यहाँ पे एक ऐसी आड़ी लाइन खींच लो। आप नहीं कर सकते, आपको फिर से लिखना पड़ेगा। आज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ने हैं अपन को, जो मेन टॉपिक है। ये तो ठीक है, अगले आधा घंटे वही पढ़ेंगे। हो गया? एग्जाम्पल लिख लो। When a particle is dropped from the top of the building, बस पिछले वाले का उल्टा ही लिखना है कि there is an increase in the velocity of the particle and consequently kinetic energy also increases। पिछला देख के लिख लो, जहां जहां डिक्रीजेस था वहां वहां इंक्रीजेस आ जाएगा। Relation between K and P। बताओ रे कोई, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बताओ कोई फॉर्मूला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली डायरेक्टली नहीं पूछ रहा हूं। होगा। हाँ डायरेक्ट होगा ऑफ कोर्स। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द फॉर्मूला। फ्रॉम यूजिंग दिस भैया हाफ KE पीवी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर से ड्राइव करो। भैया हाफ पीवी हाफ पीवी कर लो 1 मिनट, इतनी जल्दी नहीं है। The kinetic energy equals to 2p under root। 2 अंडर रूट पी। नो सर 2p under root पूरा आएगा सर अंदर। अच्छा पी अंडर रूट 2। नो सर 2p under तो root। यार क्या कह रहा है यार ये यार, ये अंडर रूट 2p कह रहा है वो। मजाक चल रहा है। अंडर रूट 2p। सर यही तो कह रहे सर, हम पहले से ही कह रहे सर अंडर रूट 2। नहीं तो ये गलत है ना, अभी भी गलत है। देखो क्या करो, हाफ m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। ठीक, ऊपर देखो mv का होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू। भैया वो भी तो सही होता ना, लेकिन कौन सा ये? नहीं हाफ भैया वैसे PV/2 आएगा भैया वैसे। हाफ पीवी। हाँ भैया V वही, की फॉर्म में निकालेंगे अगर क्योंकि अगर m से m मतलब m अपॉन m से मल्टीप्लाई ना करें तो mv तो पहले से ही है एक। देखो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के में रिलेशन निकालना है, और अगर आपको मोमेंटम दिया है तो वेलोसिटी क्यों यूज करो? आप कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ढूंढो ना। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। P already contains what? V, right? So try, of course you are right, अगर आप हाफ पीवी कह रहे हो वो भी सही है, बट उसमें वेलोसिटी आ जाता है, एंड वेलोसिटी इज अ वेरिएबल फंक्शन। मैंने कहा कि मास कांस्टेंट है बॉडी का, और मोमेंटम में ऑलरेडी वेलोसिटी क्या है? कंटेन्ड है। सो दिस इज अ मोर परफेक्ट फॉर्मूला, है ना? तो ये है मेन, K इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। लिख लो, उसमें कुछ कंसीडरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होता है।
यहां पे भूल मत जाना एम स्क्वायर वी स्क्वायर को पी स्क्वायर कैसे लिख लिया, यहां ब्रैकेट में लिख लेना सिंस एम वी इज इक्वल टू पी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। एक क्वेश्चन है, लिखिए। डन सर। मैं अगर कहूं कि a bus and a car has the same linear momentum, which one has the higher kinetic energy? एक बस है और एक कार है, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सर कार। भैया बस की होगी क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा। भैया कार की होगी। भैया कार की होगी भैया। नहीं नहीं, बस की कौन कह रहा है होगी? नहीं, ठीक है, उसका भी एक्सप्लेनेशन सुनना जरूरी है। देखो, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली? काइनेटिक एनर्जी पी में भी होगा ना? क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ हाँ, कोई नहीं, क्लियर। ठीक है, मोमेंटम दोनों का कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास किसका कम रहता है, कार का कि बस का? कार का। तो मास जिसका कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस व्हेन बोथ हैव द सेम लीनियर मोमेंटम। अब ज्यादा होशियारी देके लीनियर मोमेंटम को एमवी मत करने, ये दीपेश, ठीक है? व्हेन आई सेड कि लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो ये क्वांटिटी तो हो गई खत्म। अब ये बन गया क्या? प्रोपोर्शनल। तो 1/m, जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसकी मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी। नाउ कम्स टू द मेन टॉपिक, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत अच्छे से समझिएगा क्या है दोनों, राइट? एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के पहले इन दोनों को समझना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी के बाद अपन इन पे आ गए, पोटेंशियल नहीं पढ़ा पहले, ठीक है? तो दूसरी बुक से इसको पता करना पड़ा था मुझे तुम लोगों के लिए, इसमें नोट्स नहीं थे क्योंकि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक हो गया? पहले हेडिंग डालो कंजर्वेटिव फोर्सेस, बहुत अच्छे से समझेंगे, मुश्किल से 15 मिनट लेंगे और 5 मिनट लेंगे नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस लिख लो पहले, डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगा, बट समझा दूंगा, जस्ट डोंट वरी, राइट? अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if a force is said to be conservative if the work done नहीं, if a force नहीं, the force is said to be conservative if the work done by or against. A force is said to be conservative if the work done by or against the force in moving a body depends only
on the initial position depends only on the initial position and the final position comma and not on the nature of path followed not on the nature of path followed between the initial and final positions. Between the initial and final positions. देखो, हाँ लिख लो, इनिशियल है फाइनल पोजीशन। इतनी बड़ी डेफिनेशन में सिर्फ दो काम की चीजें हैं, ठीक है? आप अपने वर्ड्स में इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है? जिसमें अगर वर्क डन हो तो वो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, और वो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो? पाथ हो। मान लो अगर मैंने किसी बॉडी को ए से लेके बी मूव किया, ठीक, ए इज द इनिशियल पोजीशन, बी इज द फाइनल पोजीशन। अब ये बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक, ये वाला पार्ट ट्रेवल करते ऐसे जा रही है, ठीक, या ऐसे ऐसे जा रही है। अगर इस बॉडी का मूवमेंट, अब इस बॉडी को अगर ए से बी मूव कर रहे हो तो आप कोई फोर्स दे रहे हो ना, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा? जब आप इन सारे मूवमेंट का अगर वर्क डन निकालो तो वो सारे वर्क डन क्या है? सेम सेम। वो सारे वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो? पाथ, राइट? सो वी कैन से वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इस पाथ पे डिपेंड ना करे वर्क डन। मतलब अगर इस केस में वर्क डन निकालो, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में वर्क डन निकालो तो भी क्या आना चाहिए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें वर्क डन निकालो तो भी क्या आना चाहिए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तब तो ये फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। A force is said to be conservative। कोई फोर्स कंजर्वेटिव कब है? अगर वो फोर्स कोई वर्क डन कर रहा है तो वो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और बी पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलो। वो कैसे भी पाथ फॉलो करके जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। Not, we cannot say constant beta, because you know, of course this work done would be constant. It does not depend on the path, means it is constant. हर केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स। देखना अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट। मैंने बॉडी को जिसका मास था m, यहां से लेके कहां ले गया? यहां, ठीक। दिस लेंथ इज h। व्हाट इज द वर्क डन? F इंटू s। फोर्स कितना होगा? mg। किसी को कोई दिक्कत कि फोर्स mg होगा? एक भी बच्चा क्लास में जिसको दिक्कत हो, अगर इसका मास m है तो फोर्स कितना होगा? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो वर्क डन कितना आ गया? mgh। ठीक। अगेन लेट्स सी, ये था, दिस इज योर p, दिस हाइट इज h। नाउ द बॉडी इज मूविंग लाइक दिस। Suppose this is h dash and this horizontal distance is x. Again this vertical distance is h dash,
horizontal distance is x, vertical distance is h dash, horizontal distance is h. ठीक, देखना इसका और इसका इतने मूवमेंट का वर्क डन निकालते हैं। ठीक, एफ एस कॉस थीटा होता है ना, यहां पे कॉस थीटा क्यों नहीं लिया था, बिकॉज कॉस थीटा कितना था 0, थीटा कितना था 0, जिस डायरेक्शन में एफ था उसी डायरेक्शन में क्या था एस। तो देखना एफ एस कॉस थीटा, वी कैन से फोर्स तो mg है, ये तो चेंज होने से रहा, बॉडी का मास कितना है m mg। इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है h dash, और थीटा कितना है 0। देखो जिस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो थीटा हो जाएगा 0। ठीक, प्लस मैंने कहा इसको भी कंसीडर करो, इस केस में फोर्स रहेगा सेम mg, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x, और थीटा आप कितना हो जाएगा 9। ठीक, क्योंकि आप देखो फोर्स तो ऊपर ही की तरफ लगा रहे हो आप, लेकिन बॉडी मूव किस डायरेक्शन में कर रही है हॉरिजॉन्टल, तो दोनों के बीच में थीटा कितना है 0, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, तुम सारे केसेस के निकाल लो, सारे के सारों का, सबका निकाल लो, आपके जितने भी ये हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये सब कितने आएंगे 0, और वर्टिकल वाले कितने आएंगे mg h dash, इसका mg h dash, इसका mg h dash, इसका mg h dash, इसका सबके क्या आ जाएंगे mg h dash प्लस mg h dash प्लस डैश 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 इज इक्वल टू w। mg कॉमन ले लो, h dash को बार बार ऐड कर दो, तो तुम देखोगे, खुद देखो, ये देखो ये h dash इतना, ये h dash इतना, ये h dash इतना, ये इतना, ये इतना और ये इतना, ये सारे h dash मिलके क्या बना रहे हैं यू कैन राइट mg h। देखो दोनों केस में वर्क डन, एनी डिफरेंस? नो। So gravitational force is a conservative force, because it is irrespective or independent of the path followed. Work done by the force is independent of the path followed. जो path follow किया उस पे डिपेंड नहीं किया, किस पे डिपेंड किया वो, किस पे डिपेंड किया वो, इनिशियल और फाइनल फोर्स, इनिशियल एंड, समझे मेरी बात? कोई दिक्कत है भैया? हर केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा mg, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पे। बीच में हमने कोई भी मैथमेटिक्स लगाई हो, डज इट मैटर? व्हाट इज द टोटल वर्क डन, दैट इज mg। हाँ पूछो बस। भैया ये अपन एक ही ऑब्जेक्ट पे लेंगे ना कंजर्वेटिव फोर्स? हाँ एक ही ऑब्जेक्ट पे, यू कैन नॉट चेंज दो द पे लेंगे तो दो पे लेंगे, दोनों का अलग अलग कंसीडर करोगे, दोनों का अलग अलग वर्क डन निकालोगे, है ना? ये देखो, ठीक है, किसी ने ये नहीं पूछा कि अपन ने बॉडी का मोशन यहां से स्टार्ट किया, आप ए और बी की बात कर रहे हो, तो इनिशियल पोजीशन चेंज तो किया आपने, किसी के दिमाग में भी नहीं आया। मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बट वी हैव चेंज्ड द इनिशियल पोजीशन इन दिस केस। अरे कुछ नहीं होगा, यहां पे भी तो 0 ही होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, cos थीटा 90, कंसीडर कर भी लो तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज़ दैट वुड बी भैया। हाँ ये अपन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स बात ये डाउनवर्ड लग रहा है mg, कहाँ पे? ये x में, यहाँ पे? हाँ भैया। अरे अगेंस्ट, आप
ठीक है, सुनो, नेगेटिव साइन को भूल जाओ, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करो। यू आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लो ऊपर से नीचे भी आओगे तो भी mgh आएगा, या ऊपर से नीचे आने में माइनस mgh अगर आया तो यहां पर भी माइनस mgh आएगा। समझ रहे हो? तो वो टेंशन मत लो, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन हाँ भैया। ऊपर लो चाहे नीचे लो, वो सेम है, वो 90 डिग्री थोड़ी वेरी कर जाएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल है ना। आप फोर्स का डायरेक्शन नीचे भी लोगे तो भी एंगल कितना बनाएगा, 90। सो कोई इश्यू नहीं, एट द एंड यू विल गेट mgh। ठीक, तीसरा पाथ देखना है, ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है, वरना मैं तीसरा पाथ भी दिखा देता, एक और देख लो। भैया डिस्प्लेसमेंट वाला आपने क्या बताया था अभी? मैं इंक्लाइंड, कौन सा डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्लेसमेंट, वो कह रहा था, बासु कह रहा था कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है ना। तो मैंने कहा उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट तो ए मतलब ए से बी तक है, पर यहाँ कैसे ले लिया ये आपने इनिशियल बताया? पोजीशन है ये। अच्छा ये, अरे ये कुछ नहीं बोला था, इसमें भी फोर्स का डायरेक्शन आपका क्या है, या तो ऊपर है या नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये, तो वर्क डन क्या होगा इस केस में, 0। 0। तो कंसीडर करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहा। ओके भैया, ठीक है, ये वाला केस देखो, ए बी सी। अब मुझे इंक्लाइंड पाथ पे ले जाना किसी ऑब्जेक्ट को, दिस वुड बी फोर्स F, but in this case this would be mg। mg को रिजॉल्व करोगे, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। साइन थीटा। अब आपका वर्क डन हो जाएगा F S cos थीटा। ठीक, फोर्स हो गया आप mg sin थीटा। देखो फोर्स mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया AC, और अगेन थीटा क्या हो जाएगा, 0। देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, थीटा 0। तो आपका बचा सिर्फ इतना। इस ट्रायंगल से AC की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। इस ट्रायंगल में साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज CB, CB अपॉन AC इंटू AC। AC से AC कैंसल, ये बचेगा mg, और CB कितना है, h। फिर से क्या आ गया, mgh। तो तुम कैसे भी ले जाओ, देख रहे हो ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। ठीक, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड एग्जांपल एक बार फिर से समझ लो, हल्का सा स्पीड में हो गया तो हो सकता है खटका ना हो। मैंने कहा बॉडी को इंक्लाइन ले जाना है, इंक्लाइन ले जाना है तो फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाओगे, ठीक, लगा दिया। बट आपका mg अब जो है वो परपेंडिकुलर वर्क करेगा ना, वो तो तेरा कभी वर्क करता नहीं। mg को रिजॉल्व कर लो, 2 कंपोनेंट, f के अपोजिट में जो कंपोनेंट आया वो आया mg sin थीटा, तो यू कैन कंसीडर mg sin थीटा एज फोर्स। ठीक, मैग्नीट्यूड की तो बात चल रही है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, mg sin थीटा ले लिया फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रही बॉडी, AC, AC लिख दिया, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 1, बिकॉज थीटा इज 0। तो यही बचा। साइन थीटा को इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हो, CB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो CB अपॉन AC लिख के AC से AC कैंसल, CB की वैल्यू है h, the force work done will be mgh। तीनों केस में work done will be। So a force is said to be conservative, like gravitational force, if the work done by or against a force is in moving a body
depends on the initial and final position, and not depend on the nature of the path followed. This is conservative force. एक और चीज देखो, the very important property of the conservative force. अगर क्लोज्ड ट्रिप में देखोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? 0. In a closed trip or in a closed round, the conservative force is 0. कैसे? अगर बॉडी को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो mgh आएगा, ऊपर से नीचे लाओगे तो माइनस mgh आएगा. So WAB plus WBA is equals to 0. तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, आपने मोशन को जहां से स्टार्ट किया, आपने मोशन को अगर वहीं खत्म किया, तो राउंड ट्रिप होगी. तो कंजर्वेटिव फोर्स अब क्या हो जाएगा? वर्क डन 0. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज 0. एग्जांपल समझ में आया? आप कोई भी क्लोज्ड पाथ कंसीडर करोगे और अगर उस क्लोज्ड पाथ में आपका जो मूवमेंट हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रहा है, तो आपका टोटल वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा. वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज, दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स. लिखें या कोई डाउट है तो पूछिए. लिखें कंजर्वेटिव फोर्स. भैया सर्कुलर पाथ में क्या होगा? सर्कुलर पाथ में 0 होगा, वही बता रहा हूं, 0 होगा. अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रहा है, आई विल गिव यू द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस अभी. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रिंग फोर्स है, इलास्टिक फोर्स. दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई एग्जांपल बताएगा? डेफिनेशन तो आप सबको पता पड़ी गई होगी कि जहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड ना करे और जो पाथ ट्रेवल किया है उस पे डिपेंड करे. फ्रिक्शनल फोर्स. वेरी गुड. फ्रिक्शनल फोर्स, वी विल स्टडी दैट आल्सो. फिलहाल लिखिए, डेफिनेशन लिख ली ना. एग्जांपल EG. ये आपको पेपर में पूछता है कि शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. 3 मार्क्स. तो आपको सिर्फ 2 फिगर से शो करना है, एक ये वाला और एक जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था. दिस इज ऑप्शनल. अगर आप चाहो तो बना तो लेना ही, नोट्स में तो बना ही लेना, आंसर शीट्स में आपको 2 से करना पड़ेगा. ठीक है. एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स. लिखें, कंसीडर. इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको वैसी कंसीडरेशन के साथ पूरा पेपर में लिखना है ना. मैं गारंटेड पूछूंगा ये, अभी बता रहा हूं. जब भी लॉज ऑफ मोशन और, हाँ बेटा, नहीं, अभी फिगर मत बनाओ, अभी कंसीडरेशन लिखो. कंसीडर the amount of work done against the gravitational force consider the amount of work done against the gravitational force is to be calculated over different paths. ठीक है. नीचे पाथ बना लो वो तीनों, एक ये और एक जो मेन वाला था वो याद है, आप भूल गए, फिर से बना दो. देखो ये था, सबसे पहले ये वाला बनाना,
पहले ये, उसके बाजू में ये, और उसके बाजू में ये। इसको लिख लेना केस ए, इसको लिख लेना केस बी, इसको लिख लेना केस सी, फिगर के जस्ट नीचे नीचे। हो गया ऑनलाइन? So wait for a while. ओके। हो गया भैया? Done, sir. ओके, पहले लिखो एक केस सेकंड भैया। 1। आओ, केस ए। W हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ आपका है mg, एस आपका है कितना h, और कॉस कितना है 0 डिग्री, तो आ जाएगा mg h। ठीक है, लिख लिया यहां तक। केस बी, केस बी, लेट देयर आर n steps, small n, sorry, small n steps in the staircase, in the staircase, ये staircase है, समझ रहे हो? STAIRCASE। okay, let there are n steps in the staircase, 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 भैया प्लीज each रिपीट द of, स्पेलिंग। ये बेटा STAIR stair और CASE case, staircase, each of vertical height, each of vertical height small h dash, small h dash, and the horizontal width, and the horizontal width
x, सो ये हो जाना चाहिए। ये दोनों स्टेप लिखो और ब्रैकेट लगा के इसमें n का मल्टीप्लाई कर दो। ये वर्क डन एक स्टेप्स का निकाला, n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n स्टेप का। देखो ना, ये स्टेप लिखोगे तो इसमें हो जाएगा ना। ये आपका देखो, जब आप h डैश को ट्रेवल कर रहे हो तो थीटा 0 है, और जब आप x को ट्रेवल कर रहे हो तो थीटा 90 है। इस स्टेप में कवर हो जाएगा जो आप बोल रहे हो। हो गया भैया। यहां तक हो गया? ठीक है। हाँ भैया। ये हो जाएगा n और अंदर बचेगा mg h डैश, बस, क्योंकि ये हो जाएगा 1 और ये पूरा हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा mg और n इंटू h डैश। ये n टाइम्स अगर h डैश ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा? h। ये फर्स्ट केस में निकाल रहे हो तो इसको WA लिख लेना, ये सेकंड केस में निकाल रहे हो तो इसको WB लिख लेना, और ये थर्ड केस आपके सामने। ये ऑप्शनल है कि अगर आप सेकंड वाला कभी भूल जाओ तो आप इसको अपने उसमें यूज कर सकते हो। वैसे आई होप कि मोस्ट प्रोबेबली आपके टीचर्स 2 ही केस पढ़ाएंगे, बट इसको लिख लो। हाँ, पूरा डायग्राम ऐसे ही बनाना, नो चेंज। बना हुआ है ना, स्टार्टिंग में बनाया होगा। चलो ठीक है। हाँ भैया बना है। ठीक है, ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। यहाँ पे ना सिंस करके लिख लेना, साइन थीटा की क्या होता है? CB अपॉन AC।